नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा ये जो चैप्टर है हम पढ़ रहे हैं आपके वंशागति और विभिन्नताओं के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने बताया था आपको कि हमको पढ़ना है, पहले हमने पढ़ा है अभी तक जो पढ़ा है कि आनुवंशिकी क्या होती है, इसके जनक कौन होते हैं। आपने सुना है ग्रेगोर जॉन मेंडल का नाम, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि इस चैप्टर को करने से पहले हमको इसकी शब्दावली यानी कि कुछ टर्म्स पढ़नी है। अगर आपको ये शब्द नहीं आते, शब्द का अर्थ नहीं पता आपको, शब्द का मतलब नहीं पता आपको, तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए शब्द का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। शब्द मतलब कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, कुछ ऐसी शब्दावली हैं, उस शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसी क्रम में हमने कल भी कुछ शब्द देखे थे। सबसे पहले जीन की बात करी थी। जीन क्या है? मैंने कहा था आपसे कि जीन किसी भी गुणसूत्र पर उपस्थित एक आनुवांशिक सूचनाओं का समूह होता है, यानी कि हम कह सकते हैं आनुवांशिक सूचनाओं की इकाई को जीन कहा जाता है। समझ गए? मैंने बताया था आपको कि कुछ कैरेक्टर्स या लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, और इन लक्षणों की जाने की जो प्रक्रिया है इसको हम वंशागति कहते हैं। समझ पाए? मैंने कहा था आपसे कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, मतलब माता पिताओं से उनकी संतानों में जाते रहते हैं, इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं और इसके अध्ययन को आनुवांशिकता कहा जाता है। तो इसी क्रम में जीन था। जीन क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं, जो आपके डीएनए के बने होते हैं, गुणसूत्रों पर किसी भी आनुवांशिक लक्षण के लिए एक समूह, एक ग्रुप होता है, उसको जीन कहते हैं। जैसे सीधे बालों का जीन, नीली आंखों का जीन, लंबाई का जीन, तो वो गुणसूत्र पर किसी स्थान पर स्थित होगा, उसको जीन कहते हैं। समझ पाए? तो जीन क्या है? एक फैक्टर है, एक इकाई है। क्या है? हम कहेंगे जीन आनुवांशिक लक्षणों की क्रियात्मक इकाई होती है। समझ पाए मेरी बात को? आगे मैंने पढ़ा था समजात गुणसूत्र। सम माने समान, जात माने एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे ही की बात हो रही है, यानी कि ऐसे गुणसूत्र जिन पर समान लक्षणों के जीन समान जगह पर स्थित हों और वो दिखने में एक जैसे हों। मैंने कहा था जैसे कि ये वाला गुणसूत्र है बेटा, ये वाला गुणसूत्र है बेटा, दोनों देखने में एक से हैं, समान दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, और साथ ही साथ लंबाई का गुणसूत्र यहाँ पर है, इस पर लंबाई गुणसूत्र यहाँ है, दोनों पर लंबाई के गुणसूत्र एक ही स्थान पर स्थित हैं, तो ये क्या हो गए? समजात गुणसूत्र हो गए। कोई दिक्कत है किसी को? असमजात गुणसूत्र, जो गुणसूत्र दिखने में समान नहीं हो उनको असमजात गुणसूत्र कहते हैं। जैसे एक तो ये हो गया और एक में बना दो आपका गुणसूत्र ये हो गया, तो ये दिखने में बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये असमजात गुणसूत्र हो गई। इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि हमारे अंदर यानी कि मानव के अंदर कुल मिलाकर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो उनमें से 22 जोड़ी होते हैं, पहले 22 जोड़ी वो हमारे समजात गुणसूत्र होते हैं, और लास्ट का जो होता है सबसे आखिर का 23वां जोड़ा, उसको हम लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, वह हमारा असमजात गुणसूत्र होता है। समझ गए अंतर? उदाहरण पता पड़ेगा, इसको मैं हटा रहा हूं। बात करते हैं एलील या युग्म विकल्पी की। एलील क्या होते हैं? एलील शब्द को सबसे पहले बैटसन ने 1906 में दिया था। बैटसन वैज्ञानिक ने या डब्ल्यू बैटसन ने सन 1906 में एलील शब्द को दिया था। ये क्या होते हैं? समान जीन के एकांतरणीय रूप को प्रकट करते हैं। समान जीन के एकांतरणीय रूप को। एकांतरणीय रूप क्या हो गया? मैंने अभी आपसे कहा कि लंबाई का जीन, तो लंबाई के जीन है, लेकिन इसके एकांतर रूप क्या होंगे? लंबाई छोटी भी होगी, लंबी होगी, दो रूप होंगे, नहीं होंगे? ऐसे मैंने कहा आंखों के रंग का जीन, आंखों का रंग नीला होगा, काला होगा, दो हो गए, है कि नहीं? मैंने कहा स्किन के रंग का जीन, स्किन की रंग गोरी, स्किन का त्वचा का रंग गोरा होगा, काला होगा, दो जीन हो गए। समझ पाए मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूं कि समान जीन के एकांतरणीय रूप को। जीन तो लंबाई का ही है, मैं इसको बता रहा हूं, ये गुणसूत्र हो गया, ये गुणसूत्र हो गया।
ये जीन है, ये जीन है। जीन तो भैया लंबाई का ही है, जीन तो लंबाई का ही है, लेकिन वह कैसा है? जीन लंबाई जो है बड़ी है, बौनापन है छोटा है। ठीक है, तो समझ में मेरी बात को। इनको एलील कहते हैं। तो एलील क्या बोलते हैं? समान जीन के एकांतरणीय रूप को हम एलील कहते हैं। समझ पाए एलील का मतलब? एलील युग्म विकल्पी क्या हो गए? एकांतरणीय रूप। कोई भी जीन का लंबाई, छोटाई, रंग, आंखों का रंग, बालों का प्रकार का रंग। भाई बालों का प्रकार, बालों का जीन हो गया कि बाल ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाल कैसे स्ट्रेट हो सकते हैं, सीधे, या घुंघराले हो सकते हैं किसी आदमी के, तो ये उसके एलील हो गए। मेरी बात समझ पाए बेटा? इसके बाद में क्या है आपका? आगे चलते हैं जीनोटाइप। जीन देखो, शब्द को समझो यहाँ पे। जीन माने जीन की बात हो रही है। जीनोटाइप, टाइप माने प्रकार, यानी कि किसी के अंदर जीन्स का प्रकार कैसा है, इस बात की हमें देखना है। तो जीनोटाइप में क्या है? जीन का प्रकार देखना है, किसी भी जीव का आनुवांशिक संगठन। आनुवांशिक क्या होते हैं? जीन का ही हुआ ना, ये हुआ। तो जीन किस प्रकार के हैं उसके अंदर, ये हमको यहाँ पे पता करना है। मतलब कि मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज है, उसका जीनोटाइप क्या है, तो आपको उसमें बताना है कि उसके जीन्स अंदर किस तरीके के हैं। मैंने कह दिया, सिंपल उदाहरण दो आपको कि शुद्ध लंबा, तो उसके जीन कैसे हो गए? जैसे ये लंबा है, टी, कैपिटल टी, ये एक जीन है, ये दोनों एलील हैं। एक जीन लंबाई का है, ये दोनों एलील हैं। और समथिंग कैसा? शुद्ध लंबे हैं दोनों, क्योंकि दोनों टी हैं। ठीक है, मैं वो बौना है, स्मॉल टी, दोनों शुद्ध बौने हो गए। अंतर पता पड़ा जीनोटाइप में? जीनोटाइप में सिंपल बस आंख बंद करके ये रखो, जीनोटाइप। जीन मतलब जीन, टाइप माने प्रकार, कि उसके अंदर जीन का प्रकार कैसा है। समझ गए? आगे चलते हैं। फिनोटाइप, फिनो से वर्ड रिलेट करो फिजिकल से। फिनो फिजिकल, फिजिकल माने क्या होता है? भौतिक रूप, जो सामने से दिखता हो, फिजिकली हम जिसको देख पाते हो, उसको फिनोटाइप कहेंगे। यानी कि उसका फिजिकली रूप कैसा है? हम किसी जीव का दृश्य रूप कैसा है। कभी कभी क्या होता है, देखो आगे एक्चुअली क्या होता है, मान लो एक ये चीज है, ये कोई जीन है, इसके एलील से होगा टी, स्मॉल टी। अब कहोगे सर इसमें लंबा भी है, छोटे का जीन भी है, दोनों के एलील आ गए नहीं आ गए इस जीन के अंदर। लेकिन यह अगर पौधे की बात करूं, जैसे मेंडल ने किया था, तो यह लंबा पौधा पैदा हुआ, लंबा हुआ नहीं हुआ, लंबा हुआ। लंबा क्यों हुआ? क्योंकि यह प्रभावी जीन है, यह रिसेसिव यानी कि अप्रभावी है, या दबा हुआ जीन है, रिसेसिव है। तो इसमें क्या हुआ, इसका जो टाइप है दिखने का वो लंबा है, हम इसको लंबाई कहेंगे। भाई अगर इससे कैपिटल हो तो भी ये लंबाई कहलाता है। ये बात समझ पा रहे हैं? अगर दोनों बड़े बड़े ट्री हो तो भी ये लंबाई कहलाता है, एक बड़ा ट्री छोटी तो भी लंबाई कहला रहा है। तो मतलब ये है, हम इसके जीन्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसके आकार की बात कर रहे हैं कि आकार के हिसाब से वो लंबा है या छोटा है, चाहे उसमें जीन कैसे भी हो। बात समझ पाए? अगर जीन पूछो तो जीनोटाइप कहेगा आपसे, आपको जीनोटाइप बताना है किसी भी चीज का। तो फिनोटाइप क्या है? सिंपल, आंख बंद करो, फिर दोबारा से बता रहा हूं, फिनो फिजिकल, यानी कि कोई भी चीज फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से कैसी दिख रही है, वो चीज बतानी होती है फिनोटाइप में। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। फिर समयुग्मजी, नाम देखो फिर से, सम माने समान, युग्मज माने युग्मकों। युग्मक जानते हैं या युग्मक पढ़ लो चलो थोड़ा सा। युग्मक क्या होते हैं? एक परिपक्व जनन कोशिका जो संलयन के लिए विशेषित हो। मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको जनन वाले चैप्टर में ही कि जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? एक ऐसी कोशिका होती है जो कि निषेचन के लिए, संलयन के लिए तैयार होती हो, उसे युग्मक कहते हैं। और खास कर ये जनन कोशिका होती है। जैसे आपने पढ़ा था पीछे कि नर जनन तंत्र में नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक कौन सा होता है? महिला का अंडाणु होता है। तो दोनों क्या है? युग्मक हैं, दोनों एक कोशिका हैं, और दोनों ही कोशिकाएं जनन की हैं। और ये दोनों ही कोशिकाएं बेटा एक दूसरे से मिलने के लिए, यानी कि संलित होने के लिए विशेषित है, मिलेंगी आपस में, तभी तो युग्मनज बनेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि संयुक्त क्या हो गए? एक लक्षण के लिए दोनों जीन समान हो। ये जो दिख रहा है कैपिटल टी, ये युग्मक देखो बड़ा है, और ये कैपिटल टी हो गया, तो दोनों समान हुए नहीं हुए? सम युग्मक, एक युग्मक ये भी समान, एक युग्मक ये भी समान, कहते हैं एलील भी समान है।
अगर मैं स्मॉल टी लिख दूं तो देखो ये दोनों समान है। यहाँ पे मैं स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिख सकता क्योंकि ये समान नहीं है। ये कैसे विषम युग्मज, ये इसमें आ जाएंगे। विषम माने एक दूसरे से ना मिलने वाले, एक दूसरे से अलग रहने वाले। विषम माने एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स असमान होते हो। तो स्मॉल टी कैपिटल टी हमने लिख दिया यहाँ पर। बात समझ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल आपको ये टर्म्स देखनी है और एक बार इनको माइंड में क्लू बना के याद कर लेना बस, और कुछ नहीं करना आपको इसमें। समयुग्मजी जिसके अंदर दोनों एक जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी के दोनों समान है तो समयुग्मजी कहलाएगा भैया। विषम युग्मजी क्या हो गया, एक स्मॉल टी है कैपिटल टी है, दोनों एक दूसरे से अलग है तो ये विषम युग्मजी हो गया। समझ पाए? युग्म को आपने पढ़ लिया क्या हो गया अभी। अच्छा, इसके बाद क्या कहेंगे? संकरण। संकरण क्या होता है? किन्हीं भी दो कोशिकाओं के मध्य संलयन की प्रक्रिया कराने की जो प्रक्रिया होती है संकरण कहते हैं, यानी कि मीटिंग कराने की प्रक्रिया उसे संकरण कहते हैं या क्रॉस कहते हैं। CROSS क्रॉस। आपने देखा है ना, गाय भैंसों के लिए बोलते हैं कि भाई तेरी भैंस नहीं होने वाली है, इसे भैंसों से क्रॉस करा दो। मतलब वही सेक्स करने वाली बात हो रही है। संकरण जो है क्या है, किन्हीं भी दो जीवों के मध्य एक दूसरे से युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। बात समझ पाए मेरी? किसी भी भैंस का भैंसे से क्रॉस कराना है, संकरण कराना है तो क्या होगा, उसमें जो भैंसे की जो युग्मक है और जो भैंस का जो युग्मक है दोनों मिल जाएंगे और यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी संकरण या क्रॉस। इसी से समझना आपको संकर। संकर क्या हो गया? संकर होता है भैया हाइब्रिड। यह संतान की बात हो रही है। संकर क्या होती है? मोस्टली संतान होती है। मतलब जैसे कि आप कहते हो कि ये गाय तो हमारी दोगली है। दोगली मतलब ना तो प्योर देसी है और ना ही प्योर अमेरिकन है, दोनों मिलके हुई है। मतलब ये है कि संकर क्या होती है कि जो संकर संतान होती है उसके जो जनक होते हैं वह विषम युग्मजी होते हैं। मतलब एक का जीनोटाइप कुछ और होगा, दूसरे का जीनोटाइप कुछ और होगा और दोनों मिलके जो संतान पैदा होगी उसे संकर कहते हैं। देखो आप लोग सब किसान के बच्चे हैं, आपने पढ़ा हो देखा होगा घर में आपके पापा घर वाले बाजरा लेके आते हैं, मक्का लेके आते हैं तो लिखा होता है संकर बाजरा या संकर मक्का, ऐसे लिखी होती है। तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि वो जो बीज तैयार किया गया है बाजरे का, वो तैयार किया गया है भैया ऐसे दो जनकों से जिनके जीनोटाइप अलग अलग हैं। बात समझ पाए? वो संकर बाजरा हो गया। कि सर हमको क्या जरूरत है संकर, हम तो देसी बाजरा बोल लेते। हाँ बोल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि हमारे यहाँ देसी बाजरा होता है ना, वैसे खाने में तो पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, उसमें हष्ट-पुष्ट होता है, स्वाद होता है, अच्छा होता है, लेकिन उसकी बाल छोटी आती है, बाल छोटी होती है, लंबाई कम होती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, विदेशी बाजरा ले लिया और देसी बाजरा ले लिया, दोनों के बीच में क्रॉस कराया, संकरण कराया। तो जो नया बीज पैदा हुआ, उगने के बाद में नया पौधा जो पैदा हुआ, उस पर जो बीज आए वो कैसे हुए, संकर पैदा हुए। मतलब अब ये संकर बीज अगर बोया जाएगा जमीन में तो उसकी लंबाई भी ज्यादा जाएगी अमेरिका के बाजरे की तरह, उसकी घना अच्छा भी होगा, रंग घना ज्यादा फैलेगा जिससे किसान को चारा अच्छा मिलेगा, उसकी बाल की लंबाई ज्यादा जाएगी, किसान के लिए अच्छा है, ज्यादा फसल पैदा होगी। और ऊपर जो बाजरे में जो पोषक तत्व है वो बिल्कुल देसी की तरह रहेंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा है खाने के लिए। समझ पाए मेरी बात को? तो उसे कहते हैं संकर। दो विभिन्न जीनोटाइप वाले जनकों के मध्य संकरण कराने के फलस्वरूप जो संतानें पैदा होती हैं उसे संकर कहा जाता है। सिंपल भाषा में बताऊं थोड़ा सा और, आप हो इंडियन और आप 4-5 साल पीछे बड़े हो जाओ, अच्छा आदमी बन जाओ, तो आप एक अमेरिकन से शादी कर लो अंग्रेजन से, ठीक है? और जो शादी कर लोगे आप अंग्रेजन से तो जो बच्चे पैदा होंगे वो संकर होंगे, हाइब्रिड होंगे, ठीक है? समझ पाए? ओके, अब यहां बात करते हैं एक संकरण क्या होता है। जब कभी हम क्रॉस संकरण है नहीं है, जब हम कोई संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं सिर्फ एक लक्षण को ध्यान में लेकर, तो उसे बोलते हैं एक संकर क्रॉस। द्विसंकर, जब हम कभी संकरण या क्रॉस कराते हैं दो लक्षणों को
एक साथ लेकर तो उसे बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। मान लो मेंडल ने क्या काम करा, एक लंबा पौधा लिया, एक छोटा पौधा लिया, उनके बीच में क्रॉस करा के देखा, तो उसने सिर्फ एक ही का ध्यान रखा, लंबाई का, कि लंबाई छोटी है या लंबाई बड़ी है। उसने कुछ और नहीं देखा कि बीज का रंग कैसा है या फली का आकार कैसा है या फली लग कहाँ रही है, पुष्प कैसे रंग का है, और कुछ नहीं देखा। उसने सिर्फ एक लक्षण लिया, और वो कौन सा लक्षण लिया बेटा? लंबाई का। तो जब हम कभी सिर्फ एक लक्षण को लेकर दो जनकों के मध्य या दो जीवों के मध्य संकरण कराते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। और जब कभी हम दो लक्षणों को एक को साथ लेकर किन्हीं दो जनकों के या जीवों के मध्य संकरण कराते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। समझ पाए? ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट हो तो किताब में पढ़ लेना, एक दो बार ये वीडियो देख लेना, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी ये भी समझाते हैं। देखो मैं इसे हटा रहा हूं समझाने के लिए। देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कोई शुद्ध लंबा पौधा है, स्मॉल टी कोई शुद्ध बौना पौधा है। हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, इन दोनों को मिला दिया, यानी कि हमने संकरण करा दिया। ठीक, अब क्या पैदा होगा इनसे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इधर से आया, स्मॉल टी उधर से आया, इधर से कैपिटल स्मॉल टी इधर से आया। सर ये कैसे आ गया? इसके लिए आपको एक देहाती ट्रिक है, 11, 12, 21, 22। पहले को पहले से मिला दो, पहले को दूसरे से मिला दो, दूसरे को पहले से मिला दो, दूसरे को दूसरे से मिला दो। ठीक है जी, फिर उनको मैटिंग कर दो। ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ये इधर वाला आ गया, ये इधर से आ गया, वो ऊपर से आ गया, ये इधर से आ गया, ऊपर से। समझ पाए जी? तो ये क्या है दोनों? ये ऊपर जो है ये है समयुग्मजी, है क्या नहीं? दोनों समान हैं, इनके बीच में संकरण हुआ। ये जो संतान है, पहली पीढ़ी पैदा हुई, इसे बोलते हैं फीमेल प्रोजेनी। इसको कहते हैं F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, नई जनरेशन F1 पीढ़ी कहते हैं इसको। लेकिन अब एक संतान की जो मिली है, ये कैसी मिली है? विषम युग्मजी। इनका जीनोटाइप कैसा है? दोनों विषम तरीके के हैं। तो ये क्या विषम युग्म संतानें पैदा हुई हैं। समझ पाए मेरी बात को? अब इनके मध्य जो हम क्रॉस कराएंगे वो हो जाएगा बेटा, इनके बाद में जो मिलेगा F2 पीढ़ी। मान लो मैंने एक यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया, मैंने यहाँ पे ये इधर लिख लिया, ये इधर लिख लिया। ठीक है जी, ऐसे चौखाना बन जाएगा जिसे पुनेट चौखाना कहते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां लिख जाओ। लिख लिया मैंने यहाँ पर। इसके दोनों एलिन को कैपिटल टी यहां लिख दिया, स्मॉल टी नीचे लिख दिया। इसके दोनों एलिन को कैपिटल टी यहां लिख दिया, स्मॉल टी यहां लिख दिया। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया। चाहो तो आप इसे और तरीके से भी दिखा सकते हो। अगर आपको ऐसे डाउटफुल है कुछ तो आप कैसे लिखेंगे इसमें? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हुई। 11, 12, 21, 22। कोई दिक्कत किसी को? समझ पाए ना मेरी बात को? कैपिटल टी से कैपिटल टी मिल गया, यहाँ पर कैपिटल टी से स्मॉल टी मिल गया, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ पाए मेरी बात को? अब ये जो पीढ़ी हुई है आगे, इसके बाद में जो पैदा हुई है ये पीढ़ी, ये आपकी F2 पीढ़ी कहा। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी नहीं, सिंपल चीज है। तो बेटा समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बेटा कॉलेज में आके पूछना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी कल